नमस्कार प्रिय शिव भक्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी शिव गुरु के कृपा से सुखी और स्वस्थ होंगे। तो आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल दैविक संसार में। आज आप लोगों को शिव गुरु का एक अत्यंत ही लाभकारी कथा सुनाने जा रहा हूँ, तो कृपा ध्यान से और अंत तक सुनिए। बहुत समय पहले एक शांत जंगल में एक सिद्ध गुरु का आश्रम था। एक दिन उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, स्त्री क्या है और वह पुरुषों को धोखा क्यों देती है? गुरु मुस्कुराए और एक कहानी सुनाने लगे। एक समृद्ध नगर था जिसका नाम रत्नपुर था। वहां का राजा विक्रम सिंह बहुत बलशाली और सुंदर था, पर अकेला था। उसने पड़ोस के राज्य की राजकुमारी रूपमती की तस्वीर देखी और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। दोनों का विवाह धूमधाम से हुआ। शुरू में राजा और रानी बहुत खुश थे। राजा को लगता था कि उसे दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी मिली है, लेकिन समय के साथ रानी के व्यवहार में बदलाव आने लगा। राजा अपने काम में व्यस्त रहने लगा और रानी अकेलापन महसूस करने लगी। नगर के बाहर एक ढोंगी साधु रहता था जिसका नाम मायाचारी था। वह तंत्र मंत्र जानता था। एक दिन रानी की नजर उस पर पड़ी और वह धीरे धीरे उसके प्रभाव में आ गई। रानी अब राजा से दिखावे का प्यार करती थी और गुप्त रूप से उस साधु से मिलने लगी थी। वह अपना धन और गहने भी उसे देने लगी। शादी के कई साल बीत गए, लेकिन राजा रानी की कोई संतान नहीं हुई। मंत्रियों ने राजा को राज्य के भविष्य के लिए दूसरी शादी करने की सलाह दी। रानी रूपमती ने बड़ी चालाकी से राजा को इसके लिए मना लिया ताकि उसे साधु से मिलने के लिए और आजादी मिल सके। राजा ने राजकुमारी कलावती से दूसरा विवाह कर लिया। कलावती बहुत सरल और धार्मिक स्वभाव की थी। नई रानी के आने से रूपमती ने ऐसा व्यवहार किया जैसे वह बहुत खुश है, ताकि किसी को उस पर शक न हो। राजा अब अपना समय दोनों रानियों के साथ बिताने लगा। महल में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, परंतु पर्दे के पीछे का सत्य अत्यंत भयानक था। रानी रूपमती अब और भी निडर हो गई थी। वह रात के अंधेरे में महल के गुप्त मार्ग से बाहर निकल जाती थी। वह साधु मायाचारी रानी को राजा के विरुद्ध भड़काता कहता था कि राजा ने दूसरी शादी करके रूपमती के साथ अन्याय किया है। रानी के मन में राजा के प्रति नफरत के बीज धीरे धीरे अंकुरित होने लगे थे। वह साधु रानी से कहता था कि जिस दिन राजा का अंत होगा, उस दिन इस राज्य की सारी संपत्ति उनकी होगी। राजा विक्रम सिंह अपनी नई पत्नी कलावती के प्रेम में इतने मग्न थे कि उन्होंने रूपमती की बदलती आदतों पर ध्यान देना छोड़ दिया था। रूपमती अब दिन भर अपने कक्ष में सोती रहती थी और रात होते ही जाग जाती थी। उसने अपनी एक विश्वसनीय दासी को धन का लालच देकर अपनी ओर कर लिया था, जो उसके आने जाने की सूचना गुप्त रखती थी। वह दासी महल के मुख्य द्वार पर पहरा देने वाले सैनिकों को मदिरा पिलाकर मदहोश कर देती थी, ताकि रानी की राह निष्कंटक रहे। एक बार आधी रात के समय राजा को प्यास लगी और उन्होंने देखा कि रूपमती उनके पास नहीं है। उन्होंने सोचा कि शायद वह शीतल वायु का आनंद लेने के झरोके के पास गई होगी। राजा जब रूपमती के कक्ष की ओर गए तो वहां सन्नाटा पसरा था। राजा को लगा कि शायद वह दूसरी रानी कलावती के पास गई होगी। राजा चुपचाप वापस अपने बिस्तर पर लौट आए और सो गए। अगले दिन सुबह जब राजा ने रूपमती से इस बारे में पूछा तो उसने बड़ी चतुराई से झूठ बोल दिया कि वह रात भर भगवान की भक्ति में लीन थी और मंदिर में प्रार्थना कर रही थी। राजा ने उसकी बातों पर अटूट विश्वास कर लिया। उधर वह साधु मायाचारी अब रानी से केवल धन ही नहीं, बल्कि राज्य के गुप्त रहस्य भी पूछने लगा था। वह जानना चाहता था कि राजा का खजाना कहाँ है और राज्य की सुरक्षा के गुप्त द्वार कहाँ है। रानी रूपमती प्रेम के अंधेपन में यह भी भूल गई थी कि वह अपने पति और अपने राज्य के साथ बहुत बड़ा द्रोह कर रही है। वह साधु के हर आदेश का पालन करती थी। रानी की आंखों पर मोह की ऐसी पट्टी बंधी थी
कि उसे उस ढोंगी साधु का असली चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। राजा और दूसरी रानी कलावती के बीच का संबंध भी प्रगाढ़ होता जा रहा था। कलावती को अक्सर यह आभास होता था कि महल की दीवारों के पीछे कुछ संदिग्ध घटित हो रहा है। वह देखती थी कि रूपमती अक्सर थकी हुई और विचलित रहती है। कलावती ने कई बार राजा को संकेत देने का प्रयास किया, परंतु राजा अपनी पहली पत्नी के प्रति इतने निष्ठावान थे कि उन्होंने किसी भी नकारात्मक बात को सुनने से इनकार कर दिया। इस प्रकार महल के भीतर धोखे और षड्यंत्र की जड़ें गहरी होती जा रही थी और राजा एक सुखद भ्रम में जी रहे थे। इधर समय का पहिया अपनी गति से निरंतर घूम रहा था। राजमहल के भीतर एक तरफ प्रेम की गंगा बह रही थी तो दूसरी तरफ धोखे की काली नदी बह रही थी। राजा विक्रम सिंह अपनी दूसरी रानी कलावती के साथ सुखद समय व्यतीत कर रहे थे। रानी कलावती बहुत ही चतुर और सूक्ष्म दृष्टि रखने वाली। उसने उत्तर दिया कि वर्षा के शोर के कारण उसे रात भर नींद नहीं आई और वह अपने कक्ष में ही बैठी ईश्वर का ध्यान करती रही। रूपमती का यह झूठ सुनकर कलावती को पक्का विश्वास हो गया कि कुछ तो ऐसा है जिसे बड़ी रानी छुपा रही हैं। इधर वो साधु मायाचारी अब और भी अधिक आक्रामक हो गया था। उसने रूपमती को विश्वास दिला दिया था कि राजा विक्रम सिंह अब उससे प्रेम नहीं करते और उनका सारा अनुराग छोटी रानी की ओर मुड़ गया है। उसने रानी को उकसाया कि उसे राजा के शयन कक्ष की चाबियां और राजकोष के गुप्त नक्शे लाने होंगे। रानी रूपमती, जो पूरी तरह उस साधु के वश में थी, उसने अपने विवेक को ताक पर रख दिया था। वो भूल गई थी कि वो जिस राजा को धोखा दे रही है, उसने उसे संसार की हर खुशी दी थी। एक संध्या जब राजा विक्रम सिंह अपने दरबार से लौटकर विश्राम कर रहे थे, तब कलावती उनके पास आई। उसने बातों ही बातों में राजा को सावधान करने का प्रयास किया। उसने कहा कि महाराज, कभी कभी जो दिखाई देता है वो सत्य नहीं होता और जो सत्य होता है वो हमारी आंखों के सामने होकर भी हमें दिखाई नहीं देता। राजा ने हंसकर कलावती की बात को टाल दिया और कहा कि वो बहुत अधिक सोच रही है। राजा का रूपमती पर अटूट विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया था। वो अपनी पहली पत्नी को एक देवी के समान मानते थे। रानी रूपमती ने उस रात एक बड़ी योजना बनाई थी। उसने राजा को भोजन में एक ऐसी औषधि मिला दी जिससे राजा को बहुत गहरी और लंबी नींद आ जाए। राजा ने जैसे ही वो भोजन किया, वो कुछ ही देर में अचेत होकर सो गए। रानी रूपमती ने तुरंत राजा की कमर से बंधी सोने की चाबियों का गुच्छा निकाला और काली चादर ओढ़कर महल से बाहर निकल गई। वो वर्षा और कीचड़ की परवाह किए बिना सीधे वन की ओर उस साधु की कुटिया पर जा पहुंची। वहां कुटिया में वो साधु मायाचारी किसी तांत्रिक अनुष्ठान की तैयारी कर रहा था। रानी ने वो चाबियां उस साधु के चरणों में रख दी। साधु की आंखों में लालच की चमक आ गई। उसने रानी से कहा कि अब उसे राजा के भोजन में धीरे धीरे जहर मिलाना शुरू कर देना चाहिए ताकि उसकी मृत्यु प्राकृतिक लगे और किसी को संदेह ना हो। रानी रूपमती पहले तो ये सुनकर कांप गई, क्योंकि वो धोखा तो दे रही थी, लेकिन राजा की हत्या के विचार से उसका हृदय दहल उठा। परंतु उस धूर्त साधु ने अपनी मायावी बातों से रानी को फिर से मोहित कर लिया और उसे राजा के अंत के लिए तैयार कर लिया। उसी समय महल में रानी कलावती राजा के कक्ष की ओर गई। उसने देखा कि राजा बहुत ही असामान्य तरीके से सो रहे हैं। उसने राजा को जगाने का प्रयास किया, लेकिन राजा नहीं जागे। तभी कलावती की नजर राजा की खाली कमर पर पड़ी, जहां हमेशा चाबियों का गुच्छा रहता था। कलावती समझ गई कि अनर्थ हो चुका है। उसने तुरंत अपने विश्वास पात्र सेनापति को गुप्त संदेश भेजा और उसे महल के पिछले द्वार पर नजर रखने को कहा। कलावती को अब इस रहस्य की तह तक जाना ही था ताकि वो अपने पति और राज्य की रक्षा कर सके। महल की परछाइयों में अब षड्यंत्र साफ दिखने लगा था। एक तरफ रानी रूपमती
अपने प्रेमी साधु के साथ राजा की मौत का सौदा कर रही थी और दूसरी तरफ रानी कलावती अपने पति के प्राण बचाने के लिए ढाल बनकर खड़ी थी। रात का तीसरा पहर बीत चुका था और भोर होने वाली थी। रूपमती जब वापस महल लौटी तो उसने देखा कि सेनापति गलियारे में पहरा दे रहे हैं। वो किसी तरह छुपते छुपाते अपने कक्ष तक पहुंची और चाबियां वापस राजा के पास रखने की कोशिश करने लगी। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेने वाली थी, क्योंकि राजा की नींद अब धीरे धीरे टूटने लगी थी। इधर भोर की पहली किरण अभी फूटने ही वाली थी कि राजा विक्रम सिंह की चेतना वापस आने लगी। औषधि का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा था, परंतु उनका सिर अभी भी भारी था। उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा कि रानी रूपमती उनके बिस्तर के पास खड़ी होकर बहुत ही घबराहट में उनकी कमर पर चाबियों का गुच्छा बांधने का प्रयास कर रही थी। राजा ने जब रूपमती के हाथों को कांपते हुए देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। राजा ने अचानक रूपमती का हाथ पकड़ लिया। रूपमती के चेहरे का रंग उड़ गया और वो जड़वत खड़ी रह गई। राजा ने भारी आवाज में पूछा कि रूपमती, तुम इतनी सुबह यहां क्या कर रही हो और तुम्हारे वस्त्र इतने मैले और गीले क्यों हैं? रूपमती के पास इस प्रश्न का कोई ठोस उत्तर नहीं था। उसने झूठ गढ़ने की कोशिश की और कहा कि महाराज, आपकी तबीयत रात में कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं आपके लिए जड़ी बूटी लेने वाटिका में गई थी। राजा ने उसकी आंखों में देखा, जहां केवल अपराध बोध और भय का वास था। राजा विक्रम सिंह भले ही अपनी पत्नी से प्रेम करते थे, अगली रात जब रानी रूपमती फिर से महल से निकलने की तैयारी कर रही थी, तब राजा ने एक साधारण सैनिक का वेश धारण किया और उसके पीछे लग गए। राजा ने देखा कि उनकी रानी अंधेरी रात में कांटों और पत्थरों की परवाह किए बिना उस साधु की कुटिया की ओर दौड़ी जा रही थी। प्रजागमन ग्लानि और क्रोध से भर उठा। जब रानी कुटिया के भीतर पहुंची तो राजा ने खिड़की के एक छोटे से छेद से भीतर का दृश्य देखा। अंदर का दृश्य राजा के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं था। उन्होंने देखा कि रानी रूपमती उस साधु के चरणों में बैठी थी और वो साधु उसे राजा के विरुद्ध भड़का रहा था। राजा ने सुना कि साधु कह रहा था कि उस मूर्ख राजा को अब मर जाना चाहिए ताकि हम दोनों इस राज्य पर राज कर सकें। रानी रूपमती ने भी सहमति में सिर हिलाया और कहा कि वो राजा के भोजन में कालकूट विष मिलाने के लिए तैयार है। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस स्त्री को उन्होंने अपना सर्वस्व माना था, वही उनके प्राणों की प्यासी बन गई थी। राजा विक्रम सिंह का जी चाहा कि वो उसी क्षण भीतर जाकर उस पाखंडी साधु और विश्वासघाती रानी का वध कर दें, परंतु उन्होंने संयम से काम लिया। वो जानते थे कि इस विश्वासघात के पीछे कोई गहरा कारण अवश्य होगा। राजा चुपचाप महल वापस लौट आए। उनकी आंखों में आंसू थे और हृदय में गहरी पीड़ा थी। वो सारी रात सो नहीं सके। उन्हें उस शिष्य का प्रश्न याद आने लगा कि स्त्री अक्सर मर्दों को धोखा क्यों देती है। राजा को लगा कि शायद उनके प्रेम में ही कोई कमी रह गई थी, या फिर स्त्री का स्वभाव ही ऐसा अनिश्चित होता है। अगले दिन सुबह राजा ने दरबार में एक विशेष सभा बुलाई। उन्होंने रूपमती और कलावती दोनों को वहां उपस्थित रहने का आदेश दिया। राजा के चेहरे पर एक कठोरता थी जिसे देखकर पूरी सभा में सन्नाटा पसर गया। राजा ने रानी रूपमती की ओर देखा और उससे पूछा कि क्या वो सुखी है। रूपमती ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा कि महाराज, आपकी छाया में मुझे संसार का हर सुख प्राप्त है। राजा को उसकी इस झूठी बात पर बहुत क्रोध आया, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखा। राजा ने तभी सेनापति को आदेश दिया कि उस मायाचारी साधु को जंजीरों में जकड़कर दरबार में पेश किया जाए। ये सुनते ही रानी रूपमती के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। उसका शरीर थरथराने लगा और वो पसीने से तरबतर हो गई। उसे समझ आ गया कि
उसका पाप अब सबके सामने आने वाला है। कुछ ही देर में सैनिकों ने उस साधु को घसीटते हुए दरबार के बीचों बीच लाकर खड़ा कर दिया। साधु अभी भी अपनी धूर्तता का परिचय दे रहा था और स्वयं को निर्दोष बता रहा था। राजा विक्रम सिंह अपने सिंहासन से उठे और साधु के पास जाकर खड़े हो गए। राजा ने गर्जना करते हुए पूछा कि इस साधु का रानी के साथ क्या संबंध है। पूरे दरबार में फुसफुसाहट होने लगी। रानी कलावती ने आगे बढ़कर राजा को संभाला। राजा ने रानी रूपमती की ओर इशारा करते हुए कहा कि आज इस नगर की महारानी का असली चेहरा सबके सामने आएगा। राजा ने वो चाबियों का गुच्छा और वो काली चादर सबके सामने रख दी जो रानी ने रात में उपयोग की थी। रूपमती के पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। इधर पूरा दरबार किसी शमशान की भांति शांत था। राजा विक्रम सिंह की आंखों में धकती ज्वाला को देखकर बड़े बड़े वीर योद्धा भी थरथरा रहे थे। रानी रूपमती का सिर झुक गया था और उसके नयन भूमि की ओर टिके थे। राजा ने ऊंची आवाज में फिर से वही प्रश्न दोहराया कि एक रानी को एक साधारण और पाखंडी साधु के चरणों तक कौन सी शक्ति खींच ले गई। राजा के शब्द महल की दीवारों से टकराकर गूंज रहे थे। रानी रूपमती अब और अधिक मौन नहीं रह सकी। उसके सब्र का बांध टूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। रानी ने रोते हुए अपने अपराध को स्वीकार करना शुरू किया। उसने कहा कि महाराज, आपने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन आपने मुझे समय नहीं दिया। रानी ने आरोप लगाया कि राजा अपनी विजय यात्राओं और राजकाज के कार्यों में इतने लीन रहते थे कि उन्हें अपनी पत्नी के अकेलेपन का आभास तक नहीं हुआ। उसने बताया कि जब वो एकांत में रोती थी तब केवल ये साधु ही था जिसने उसकी बातों को सुना और उसे सांत्वना दी। रानी के इन शब्दों ने राजा के हृदय पर गहरा प्रहार किया। राजा को अपनी व्यस्तता का स्मरण हुआ, लेकिन क्या ये विश्वासघात का उचित कारण था? तभी वो साधु मायाचारी जोर जोर से हंसने लगा। उसने चिल्लाकर कहा कि राजा, तुम अपनी प्रजा के रक्षक तो हो सकते हो, परंतु अपनी पत्नी के मन के रक्षक नहीं बन सके। साधु ने गर्व से कहा कि उसने अपनी माया से रानी के मन को वश में किया था, क्योंकि रानी का मन कमजोर और अतृप्त था। उसके पास ना भोजन था और ना ही रहने का ठिकाना। उसके कोमल पैर कांटों से छलनी हो गए थे। एक दिन भटकते भटकते रूपमती उसी मंदिर के पास पहुंची जहां राजा विक्रम सिंह तपस्या कर रहे थे। रूपमती ने राजा को तपस्वी के वेश में देखा तो वो पहचान नहीं पाई। उसे लगा कि कोई सिद्ध महात्मा है जो उसके दुखों का निवारण कर सकते हैं। रूपमती मंदिर की सीढ़ियों पर गिर पड़ी और विलाप करने लगी। राजा ने जब वो परिचित स्वर सुना तो उनकी समाधि टूट गई। उन्होंने अपनी आंखें खोली और सामने उस स्त्री को देखा जिसने उनके जीवन को नर्क बना दिया था। राजा के मन में एक क्षण के लिए फिर से क्रोध जागा, लेकिन अगले ही पल उन्होंने देखा कि रूपमती की अवस्था बहुत ही करुण थी। वो भूख और प्यास से अधमरी हो चुकी थी। राजा के भीतर का तपस्वी अब एक दुविधा में था कि वो उस स्त्री की सहायता करे या उसे उसके भाग्य पर छोड़ दे। तभी वहां झाड़ियों के पीछे से रानी कलावती भी निकलकर सामने आई। कलावती ने रूपमती की ये दशा देखी तो उसका हृदय पसीज गया। उसने आगे बढ़कर अपनी सौतन को सहारा दिया और उसे जल पिलाया। राजा ये सब देख रहे थे। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि जिस स्त्री के कारण कलावती का वैवाहिक सुख छिन गया, वही कलावती उस अपराधी स्त्री की सेवा कर रही है। यहीं से राजा के मन में फिर से एक नया प्रश्न उठा कि क्या हर औरत एक जैसी होती है, या फिर त्याग और करुणा भी स्त्री का ही एक रूप है। इधर वन के उस प्राचीन मंदिर के प्रांगण में एक बहुत ही विचित्र दृश्य उपस्थित था। राजा विक्रम सिंह पत्थर की एक शिला पर बैठे थे और उनके सामने उनकी दोनों रानियां थीं। एक रानी वो थी जिसने उन्हें विश्वासघात का विष दिया था
और दूसरी रानी वो थी जो निस्वार्थ भाव से उस विश्वासघाती स्त्री की सेवा कर रही थी। राजा के भीतर द्वंद्व का युद्ध चल रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कलावती के इस व्यवहार को वो महानता कहे या मूर्खता। राजा ने अपनी दृष्टि रूपमती की ओर घुमाई, जो अब धीरे धीरे चेतना में आ रही थी। रानी रूपमती ने जैसे ही अपनी आंखें खोली और राजा विक्रम सिंह को तपस्वी के वेश में देखा, तो वो फिर से फूट फूट कर रोने लगी। उसने राजा के चरणों को अपने आंसुओं से भिगो दिया। उसने कहा कि महाराज, मुझे क्षमा मत कीजिए, क्योंकि मेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है। रूपमती ने बताया कि उस पाखंडी साधु ने उसे केवल एक वस्तु की तरह उपयोग किया और जैसे ही संकट आया वो उसे मृत्यु के मुख में छोड़कर भाग गया। उसने स्वीकार किया कि उसे अब समझ आ गया है कि सच्चा प्रेम केवल त्याग में होता है और वासना केवल विनाश की ओर ले जाती है। राजा विक्रम सिंह ने बहुत ही कठोर स्वर में कहा कि रूपमती, अब इन पश्चाताप के आंसुओं का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि जो विश्वास एक बार टूट जाता है वो कभी नहीं जुड़ता। राजा ने कलावती की ओर देखा और पूछा कि तुम इस स्त्री की सहायता क्यों कर रही हो, जबकि इसी के कारण तुम्हारा संसार उजाड़ हुआ है। कलावती ने शांत भाव से उत्तर दिया कि महाराज, स्त्री केवल वासना या धोखे का नाम नहीं है, बल्कि स्त्री का असली स्वरूप ममता और क्षमा है। कलावती ने कहा कि वो रूपमती की सहायता इसलिए नहीं कर रही कि वो उसकी सौतन है, बल्कि इसलिए कर रही है क्योंकि वो एक असहाय प्राणी है। कलावती की इन बातों ने राजा के हृदय की कठोरता को थोड़ा कम किया। राजा ने देखा कि कलावती ने अपने राजसी वस्त्रों को फाड़कर रूपमती के घावों पर पट्टी बांधी थी। कलावती ने स्वयं भूखा रहकर अपना लाया हुआ भोजन रूपमती को खिला दिया। राजा को पहली बार ये आभास हुआ कि वो अपनी पहली पत्नी के धोखे के कारण दूसरी पत्नी की पवित्रता को अनदेखा कर रहे थे। राजा ने महसूस किया कि यदि एक औरत पुरुष को नर्क के द्वार तक ले जा सकती है, तो दूसरी औरत अपनी करुणा से उसे स्वर्ग का अनुभव भी करा सकती है। तभी वन के सन्नाटे में किसी के अट्टहास करने की आवाज गूंजी। सबने मुड़कर देखा तो वही धूर्त साधु मायाचारी वहां खड़ा था। उसके साथ कुछ डाकू और अपराधी भी थे। साधु ने जान लिया था कि राजा अब निहत्थे हैं और वन में अकेले रह रहे हैं। उसने सोचा कि यह सबसे अच्छा अवसर है राजा को समाप्त करने का और राज्य की गुप्त संपदा के बारे में जानकारी प्राप्त करने का। साधु की आंखों में अब भी वही पुरानी हवस और लालच की चमक थी। उसने राजा की ओर इशारा करते हुए अपने साथियों से कहा कि इस सन्यासी को खत्म कर दो। राजा विक्रम सिंह ने अपनी साधना की शक्ति और वीरता का परिचय देते हुए एक लकड़ी का डंडा उठा लिया। वो शत्रुओं का सामना करने के लिए तैयार हो गए, परंतु तभी एक अनहोनी घटना घटी। रानी रूपमती अपनी कमजोरी को भूलकर बिजली की राजा विक्रम सिंह को उस क्षण बोध हुआ कि मनुष्य का स्वभाव परिस्थितियों और संगति के अनुसार बदलता रहता है। प्रजा तने ने रूपमती का अंतिम संस्कार उसी वन में किया। उस रात राजा और कलावती ने मंदिर के बाहर बैठकर बहुत देर तक बातें की। राजा ने स्वीकार किया कि वह अब तक केवल एक पक्ष को देख रहे थे। उन्होंने समझा कि औरत कोई वस्तु नहीं है जिसे समझा जा सके, बल्कि वह एक ऊर्जा है जो विनाश भी कर सकती है और सृजन भी। राजा का हृदय अब शांत था और उनका वैराग्य अब ज्ञान में बदल चुका था। इधर वन की उस रक्त रंजित भूमि पर शांति छा गई थी। रानी रूपमती की देह पंच तत्व में विलीन हो चुकी थी। राजा विक्रम सिंह उस अग्नि की लपटों को देख रहे थे जो एक भटकाव और एक प्रायश्चित का अंत कर रही थी। राजा के मन में अब ना तो वह पुराना क्रोध बचा था और ना ही वह तीव्र घृणा जो उन्हें वन तक खींच लाई थी। उनके पास खड़ी रानी कलावती मौन रहकर राजा के मानसिक परिवर्तन को महसूस कर रही थी। कलावती ने राजा के कंधे पर धीरे से अपना हाथ रखा
राजा ने मुड़कर कलावती की ओर देखा और उन्हें अपनी सबसे बड़ी भूल का एहसास हुआ। राजा ने स्वीकार किया कि उन्होंने केवल रूपमती के विश्वासघात को ही संपूर्ण स्त्री जाति का स्वभाव मान लिया था। उन्होंने कलावती से कहा कि तुमने आज मेरी आंखें खोल दी हैं। राजा ने कहा कि यदि एक स्त्री मोह में गिरकर अधर्म का मार्ग चुन सकती है तो एक स्त्री धर्म के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर क्षमा की प्रतिमूर्ति भी बन सकती है। राजा विक्रम सिंह ने निर्णय लिया कि वह अब पलायन नहीं करेंगे बल्कि वापस अपने राज्य जाएंगे। वह अब एक ऐसे राज्य का निर्माण करना चाहते थे जहां किसी भी स्त्री को अकेलापन या उपेक्षा ना झेलनी पड़े और कोई भी पुरुष स्त्री के मन को समझने में भूल ना करे। अगले दिन सूर्योदय के साथ ही राजा विक्रम सिंह और रानी कलावती ने राजमहल की ओर प्रस्थान किया। जब नगर की सीमा पर प्रजा ने अपने राजा और रानी को तपस्वी के वेश में आते देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। प्रजा को लग रहा था कि उनका सौभाग्य वापस लौट आया है। राजा सीधे अपने दरबार में पहुंचे और सिंहासन पर बैठने के बजाय प्रजा के सामने खड़े हो गए। उन्होंने अपनी प्रजा को संबोधित करते हुए कहा कि आज राजा का नया जन्म हुआ है। राजा ने घोषणा की कि राज्य में अब केवल न्याय का शासन होगा और स्त्रियों के सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। राजा ने सबसे पहले उस धूर्त साधु मायाचारी को कड़ी सजा सुनाई। उन्होंने आदेश दिया कि ऐसे पाखंडी व्यक्ति को समाज के बीच अपमानित किया जाए ताकि भविष्य में कोई भी धर्म का चोला ओढ़कर किसी अबला को पथभ्रष्ट ना कर सके। राजा ने राज्य में विशेष पाठशालाएं खोलने का आदेश दिया जहां स्त्रियों को न केवल शास्त्र बल्कि शस्त्र की भी शिक्षा दी जाए। राजा का मानना था कि यदि स्त्री शिक्षित और समर्थ होगी तो कोई भी उसे मानसिक रूप से वश में नहीं कर पाएगा। राजा ने स्वयं भी राजकाज के साथ साथ कलावती के साथ समय व्यतीत करना अनिवार्य कर दिया। रानी कलावती अब केवल राजा की पत्नी नहीं बल्कि उनकी मुख्य सलाहकार बन गई थी। वह दरबार के मामलों में राजा की मदद करती थी और प्रजा की समस्याओं को राजा तक पहुंचाती थी। महल में अब फिर से खुशहाली लौट आई थी। राजा विक्रम सिंह ने अपने महल के पुस्तकालय में एक विशेष अनुभाग बनवाया जहां स्त्री और पुरुष के मनोविज्ञान पर शोध और लेखन किया जा सके। वह चाहते थे कि आने वाली पीढ़ियां उस प्रश्न का उत्तर जान सके जो उनके शिष्य ने गुरुजी से पूछा था। गुरुजी ने आश्रम में यह कथा सुनाते हुए अपने शिष्य को देखा जो अब बहुत ही गंभीर मुद्रा में था। गुरुजी ने कहा कि देखो वत्स, राजा ने अपनी गलती से सीखा कि औरत अक्सर मर्दों को धोखा तब देती है जब उसे उचित सम्मान और समय नहीं मिलता या जब वह किसी कपटी के जाल में फंस जाती है। गुरुजी ने स्पष्ट किया कि धोखा देना किसी एक लिंग की विशेषता नहीं है बल्कि यह मनुष्य के कमजोर चरित्र का परिणाम है। शिष्य ने सिर झुका लिया और समझ गया कि गुरुजी ने उसे केवल एक राजा की कहानी नहीं सुनाई बल्कि जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया है। राजा विक्रम सिंह के राज्य में अब कोई भी स्त्री असुरक्षित नहीं थी। राजा ने एक नियम बनाया कि रात के समय भी यदि कोई स्त्री नगर में अकेली निकलती है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीधे राज्य की होगी। इधर रत्नपुर के इतिहास में एक नया अध्याय प्रारंभ हो चुका था। राजा विक्रम सिंह और रानी कलावती के जीवन में अब शांति और संतोष का वातावरण था। राजा ने अपने पुराने घावों को भुलाकर पूरी तरह से राज्य की सेवा और कलावती के प्रति अपने कर्तव्यों को समर्पित कर दिया था। कुछ उन्होंने तुरंत महल के मंदिर में जाकर भगवान शिव का आभार व्यक्त किया। राजा ने महसूस किया कि यह बालक केवल उनका पुत्र नहीं है बल्कि उनके वंश और राज्य के उज्जवल भविष्य का प्रतीक है। बालक का नामकरण संस्कार बहुत ही भव्य तरीके से आयोजित किया गया। दूर दराज के राज्यों से राजा और विद्वान ब्राह्मण इस उत्सव में सम्मिलित होने आए। गुरुजी के आश्रम से भी विशेष आशीर्वाद और भेंट भेजी गई। बालक का नाम कार्तिकेय सिंह रखा गया। कार्तिकेय के जन्म के उत्सव में
7 दिनों तक नगर के हर घर में दिए जलाए गए और उत्सव मनाया गया। राजा ने इस अवसर पर उन सभी कैदियों को मुक्त कर दिया जिन्होंने छोटे अपराध किए थे और जो सुधरने का संकल्प ले चुके थे। राजा विक्रम सिंह ने कार्तिकेय के पालने के पास बैठकर एक प्रतिज्ञा की। उन्होंने निश्चय किया कि वह अपने पुत्र को केवल शस्त्र विद्या ही नहीं बल्कि स्त्रियों के प्रति अगाध सम्मान की शिक्षा भी देंगे। राजा नहीं चाहते थे कि कार्तिकेय कभी भी उसी अज्ञानता का शिकार हो जिसका सामना स्वयं राजा को करना पड़ा था। रानी कलावती ने भी पुत्र के पालन पोषण में अपनी पूरी ममता उंडेल दी। वह कार्तिकेय को महान पुरुषों की वीरता और महान स्त्रियों के बलिदान की कहानियां सुनाती थी। इसी बीच राज्य में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। राजा ने अनुभव किया कि राज्य की प्रगति के लिए पुरुषों और स्त्रियों का कंधे से कंधा मिलाकर चलना आवश्यक है। उन्होंने कार्तिकेय के जन्म की खुशी में एक विशाल विश्वविद्यालय की नींव रखी जहां कला और विज्ञान की शिक्षा सबके लिए समान थी। राजा के इस निर्णय का पूरे आर्यावर्त में स्वागत किया गया। रत्नपुर अब केवल अपनी सैन्य शक्ति के लिए ही नहीं बल्कि अपने न्यायपूर्ण और प्रगतिशील समाज के लिए भी जाना जाने लगा। महल के भीतर का वातावरण अब पूर्णतः परिवर्तित हो चुका था। जहां कभी षड्यंत्र की गूंज सुनाई देती थी वहां अब बालक की किलकारियां और भजनों के स्वर सुनाई देते थे। राजा विक्रम सिंह अक्सर संध्या के समय कलावती और कार्तिकेय के साथ महल के उपवन में टहलते थे। वह दृश्य देखकर ऐसा लगता था जैसे प्रकृति ने स्वयं उस परिवार को अपना आशीर्वाद दिया हो। राजा ने उस समय को याद किया जब वह वन में एकांत वास कर रहे थे और उन्हें लगा कि जीवन का असली सुख भागने में नहीं बल्कि प्रेम पूर्वक जिम्मेदारी निभाने में है। जैसे जैसे कार्तिकेय बड़ा होने लगा उसके भीतर अपने पिता जैसी वीरता और माता जैसी करुणा दिखने लगी। वह प्रजा के बीच जाकर उनके दुख दर्द सुनता और छोटी आयु में ही न्यायपूर्ण निर्णय लेने का प्रयास करता। प्रजा अपने छोटे राजकुमार को देखकर अत्यंत गौरवान्वित महसूस करती थी। राजा विक्रम सिंह ने अपनी दूसरी रानी कलावती के रूप में न केवल एक पत्नी बल्कि एक सच्ची सहचरी और मार्गदर्शक को पा लिया था। इधर राजकुमार कार्तिकेय सिंह अब बाल्याकाल की सीमाओं को पार कर किशोरावस्था में प्रवेश कर चुके थे। उनके व्यक्तित्व में राजा विक्रम सिंह की दृढ़ता और रानी कलावती की सौम्यता का अद्भुत संगम दिखाई देता था। राजा विक्रम सिंह ने निर्णय लिया कि राजकुमार की शिक्षा केवल राजमहल के विलासितापूर्ण वातावरण में सीमित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने कार्तिकेय को उसी वन के आश्रम में भेजने का निश्चय किया जहां राजा ने स्वयं अपने जीवन के कठिन सत्य का साक्षात्कार किया था। रानी कलावती का ममतामय हृदय अपने पुत्र को दूर भेजने के विचार से थोड़ा विचलित हुआ, परंतु उन्होंने राजधर्म को सर्वोपरि मानकर अपनी सहमति दे दी। कार्तिकेय को आश्रम भेजने का उद्देश्य उन्हें जीवन के कठोर यथार्थ और अनुशासन से परिचित कराना था। आश्रम में राजकुमार को कोई विशेष सुविधा नहीं दी गई। उन्हें अन्य शिष्यों की भांति भूमि पर सोना पड़ता था और स्वयं अपने भोजन के लिए भिक्षा मांगनी पड़ती थी। वहां के मुख्य आचार्य अत्यंत विद्वान और कठोर अनुशासन प्रिय थे। उन्होंने कार्तिकेय को वेदों और उपनिषदों के ज्ञान के साथ साथ धनुर्विद्या और मल्ल विद्या में भी निपुण बनाया। कार्तिकेय ने बहुत ही अल्प समय में शास्त्रों के गढ़ रहस्यों को समझ लिया और अस्त्र शस्त्र चलाने में अद्वितीय कौशल प्राप्त कर लिया। एक दिन आचार्य ने कार्तिकेय की परीक्षा लेने के लिए उन्हें एक घने जंगल में अकेले भेजा। आचार्य ने आदेश दिया कि उन्हें सूर्यास्त से पहले एक विशेष दुर्लभ जड़ी बूटी लेकर आना है। कार्तिकेय जब जंगल के भीतर पहुंचे तो उन्हें वहां कुछ संदिग्ध पद चिन्ह दिखाई दिए। उन्होंने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से पहचान लिया कि यह पद चिन्ह किसी जंगली जानवर के नहीं बल्कि किसी
बाहरी आक्रमणकारी दल के हैं। राजकुमार ने जड़ी बूटी खोजने के बजाय उन पद चिन्हों का पीछा करना अधिक आवश्यक समझा, क्योंकि उन्हें बेटा, एक राजा के लिए सबसे बड़ी चुनौती शत्रुओं को हराना नहीं, बल्कि अपने ही मन के भीतर उठने वाले संदेह और मोह को जीतना है। राजा ने कार्तिकेय को अपनी पहली रानी रूपमती की वो पुरानी कहानी सुनाई जो अब तक राजकुमार से छिपाई गई थी। राजा ने बताया कि कैसे एक सुंदर मुखौटे के पीछे छल छिपा हो सकता है और कैसे एक साधारण दिखने वाले व्यक्ति के भीतर महान करुणा हो सकती है। कार्तिकेय ने बहुत ध्यान से अपने पिता के जीवन का वो काला अध्याय सुना। उन्होंने समझा कि न्याय करते समय भावनाएं अक्सर बाधा बनती हैं और एक शासक को हमेशा निष्पक्ष रहना चाहिए। कार्तिकेय ने प्रतिज्ञा की कि वो किसी भी व्यक्ति के रूप को देखकर नहीं, बल्कि उसके गुणों को देखकर निर्णय लेंगे। इधर राज्य की सीमाओं पर तनाव बढ़ने लगा था। पड़ोसी राज्य केतुआकांक्षी राजा ने रत्नपुर की समृद्धि को देखकर युद्ध का मन बना लिया था। ये कार्तिकेय के लिए पहली बड़ी परीक्षा थी। राजा विक्रम सिंह ने कार्तिकेय को सेनापति बनाकर युद्ध क्षेत्र में भेजने का निर्णय लिया। रानी कलावती ने अपने पुत्र के माथे पर विजय तिलक लगाया और उसे रणभूमि के लिए विदा किया। कार्तिकेय के साथ रत्नपुर की विशाल सेना थी जो अपने युवा राजकुमार के नेतृत्व में लड़ने के लिए उत्साहित थी। रणभूमि में कार्तिकेय ने अपनी अद्भुत युद्ध कला का परिचय दिया। उन्होंने केवल बाहुबल से नहीं, बल्कि अपनी कूटनीति से शत्रु सेना को चारों ओर से घेर लिया। कार्तिकेय ने देखा कि शत्रु राजा निहत्था हो गया है, तो उन्होंने उस पर प्रहार नहीं किया, बल्कि उसे संधि का प्रस्ताव दिया। कार्तिकेय के इस उदार व्यवहार ने शत्रु राजा का हृदय जीत लिया और जो युद्ध विनाशकारी हो सकता था, वो एक अटूट मित्रता में बदल गया। पूरे राज्य में कार्तिकेय की जय जयकार होने लगी। राजा विक्रम सिंह ने देखा कि कार्तिकेय न केवल एक महान योद्धा है, बल्कि एक कुशल राजनीतिज्ञ भी हैं। उन्होंने महसूस किया कि अब समय आ गया है जब कार्तिकेय को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर देना चाहिए। महल में युवराज अभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई। रत्नपुर का कोना कोना फूलों और रोशनी से सज गया, परंतु इसी खुशी के माहौल के बीच एक गुप्त संकट फिर से सिर उठा रहा था, जो राजा के अतीत से जुड़ा हुआ था। इधर राजकुमार कार्तिकेय के राज्याभिषेक की तैयारियां पूरे वेग से चल रही थी। नगर के मुख्य द्वारों को ताजे फूलों और रेशमी पताकाओं से सजाया गया था। प्रजा के मन में अपने नए युवराज को लेकर बहुत उत्साह था, परंतु इसी उल्लास के बीच राजमहल की परछाइयों में एक पुराना और जहरीला षड्यंत्र फिर से जीवित हो रहा था। किसी को इस बात का भान नहीं था कि वो धूर्त साधु मायाचारी, जिसे वर्षों पहले राजा ने अपमानित कर निकाला था, वो अभी भी जीवित है और प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा है। मायाचारी ने अपनी पहचान बदलकर एक ज्योतिषी का भेष धर लिया था और वो धीरे धीरे राजा के कुछ असंतुष्ट दरबारियों के संपर्क में आ गया था। मायाचारी का मुख्य लक्ष्य कार्तिकेय का राज्याभिषेक रोकना और राजा विक्रम सिंह के परिवार को नष्ट करना था। उसने महल के एक पुराने प्रहरी को धन का लोभ देकर अपनी ओर कर लिया था। उस प्रहरी के माध्यम से मायाचारी ने महल के भीतर एक ऐसी अफवाह फैलानी शुरू की कि राजकुमार कार्तिकेय वास्तव में राजा विक्रम सिंह की संतान नहीं है। ये एक अत्यंत भयानक और नीच षड्यंत्र था, जिसका उद्देश्य रानी कलावती के चरित्र पर लांछन लगाना और राजा के मन में फिर से अविश्वास का जहर घोलना था। एक संध्या जब राजा विक्रम सिंह अपने कक्ष में अकेले बैठे थे, तब वो भ्रष्ट दरबारी उनके पास पहुंचा। उसने बहुत ही चालाकी से राजा के कान भरने शुरू किए। उसने कहा कि महाराज, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि राजकुमार के नयन नक्श आपसे कितने भिन्न हैं? उसने ये भी झूठ बोला कि रानी कलावती के भी कुछ गुप्त संबंध रहे हैं।
राजा विक्रम सिंह का मन एक क्षण के लिए फिर से उसी पुराने घाव की ओर चला गया जो रूपमती ने दिया था। राजा के भीतर का पुराना भय जाग उठा। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी और हृदय की धड़कन बढ़ गई। राजा ने उस दरबारी को वहां से जाने का आदेश दिया, लेकिन संदेह का वो छोटा सा बीज उनके मन में गहरा उतर चुका था। राजा ने रानी कलावती के प्रति अपने व्यवहार में अचानक शीतलता ला दी। रानी कलावती जो राजा के मन की हर हलचल को समझती थी, वो इस परिवर्तन से अत्यंत व्यथित हो उठी। उन्होंने राजा से इसका कारण पूछा, परंतु राजा ने मौन धारण कर लिया। राजा अब कार्तिकेय की ओर भी शंका की दृष्टि से देखने लगे थे। उन्हें लगने लगा कि क्या इतिहास फिर से स्वयं को दोहरा रहा है। इधर तब कार्तिकेय ने स्वयं खड़े होकर राजा से बात करने की अनुमति मांगी। कार्तिकेय ने राजा विक्रम सिंह के सामने उस प्रहरी और दरबारी को पेश किया। उन्होंने सबके सामने उस जाली पत्र और मायाचारी के षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। राजा विक्रम सिंह ने जब यह सुना कि ये सब उस पुराने साधु की चाल थी, तो उन्हें अपनी कमजोरी पर बहुत लज्जा आई। राजा को अनुभव हुआ कि उन्होंने एक बार फिर संदेह को अपने विवेक पर हावी होने दिया था। राजा विक्रम सिंह ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि उस ज्योतिषी बने साधु को बंदी बनाया जाए। इस बार राजा ने कोई दया नहीं दिखाई। मायाचारी को पकड़कर काल कोठरी में डाल दिया गया। राजा ने रानी कलावती के चरणों में झुककर उनसे क्षमा मांगी। कलावती की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने राजा को हृदय से लगा लिया। राजा ने महसूस किया कि विश्वास की डोर बहुत नाजुक होती है और उसे बाहरी हवाओं से बचाकर रखना पड़ता है। राजकुमार कार्तिकेय ने इस घटना से एक बहुत बड़ा पाठ सीखा। उन्होंने समझा कि एक राजा को केवल बाहरी शत्रुओं से ही नहीं, बल्कि अपने भीतर के भ्रमों से भी लड़ना पड़ता है। पूरे नगर में ये बात फैल गई कि कैसे युवराज ने अपनी बुद्धिमानी से राज परिवार की रक्षा की। प्रजा के मन में कार्तिकेय के प्रति सम्मान अब और भी बढ़ गया था। राज्याभिषेक का मार्ग अब पूरी तरह निष्कंटक हो चुका था। इधर रत्नपुर नगर के इतिहास में वो घड़ी आ गई थी जिसका हर नागरिक को वर्षों से प्रतीक्षा थी। राजकुमार कार्तिकेय के राज्याभिषेक का दिन निश्चित हुआ। पूरे राज्य की सड़कों को चंदन के जल से सींचा गया था और ऊंचे द्वारों पर स्वर्ण कलश स्थापित किए गए थे। नगर के कोने कोने से मंगल गीतों की ध्वनि गूंज रही थी। राजा विक्रम सिंह ने निर्णय लिया था कि अब वो सक्रिय राजकाज से अवकाश लेकर अपना शेष जीवन आध्यात्मिक चिंतन में व्यतीत करेंगे। रानी कलावती ने भी अपने पति के इस निर्णय का समर्थन किया था, क्योंकि वो जानती थी कि कार्तिकेय अब एक परिपक्व और न्यायप्रिय शासक बन चुके हैं। राज्याभिषेक समारोह के लिए विशाल यज्ञ मंडप तैयार किया गया था, जहां देश के सबसे प्रतिष्ठित ब्राह्मण और ऋषि मुनि उपस्थित थे। कार्तिकेय को पवित्र नदियों के जल से स्नान कराया गया। उन्हें राजसी रेशमी वस्त्र और पूर्वजों के रत्नजित आभूषण पहनाए गए। जब कार्तिकेय अपने पिता के साथ सभा में प्रविष्ट हुए तो जनता का हर्षोल्लास आकाश को भेदने लगा। राजा विक्रम सिंह ने अपने हाथों से वो मुकुट उठाया जो उनके वंश की मर्यादा का प्रतीक था। राजा की आंखों में गर्व और संतोष के मिश्रित भाव थे। जैसे ही राजा विक्रम सिंह ने कार्तिकेय के मस्तक पर मुकुट रखा, पूरा दरबार जयकारों से गूंज उठा। कार्तिकेय ने सबसे पहले अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए और फिर वहां उपस्थित ऋषियों का आशीर्वाद लिया। राज्याभिषेक के पश्चात कार्तिकेय ने सिंहासन पर बैठकर अपना पहला राजकीय भाषण दिया। उन्होंने घोषणा की कि उनका शासन केवल बल पर नहीं, बल्कि न्याय और करुणा पर आधारित होगा। उन्होंने संकल्प लिया कि वो अपने राज्य की हर स्त्री को अपनी माता और बहन के समान सम्मान देंगे और किसी भी निर्दोष के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। कार्तिकेय ने अपने राज्याभिषेक के उत्सव में
एक नई परंपरा की शुरुआत की। उन्होंने आदेश दिया कि आज से राज्य के हर निर्णय में विद्वान पुरुषों के साथ साथ अनुभवी और विदुषी स्त्रियों की भी एक परिषद होगी। राजा कार्तिकेय ने स्पष्ट किया कि समाज तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक स्त्री और पुरुष दोनों की बुद्धि का उपयोग ना हो। राजा विक्रम सिंह ये सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके पुत्र ने उनके जीवन के सबसे बड़े दुख से सबसे बड़ी सीख प्राप्त की है। समारोह के अंतिम चरण में राजा विक्रम सिंह ने अपनी तलवार कार्तिकेय को सौंप दी। उन्होंने कहा कि ये तलवार केवल शत्रुओं के दमन के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए है। उसी रात महल में एक भव्य प्रीति भोज का आयोजन किया गया, जहां राज्य के निर्धन और संपन्न सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। राजा विक्रम सिंह और रानी कलावती ने अपनी सभी व्यक्तिगत संपत्तियों को राज्य के कल्याण कोष में दान कर दिया। उन्होंने केवल वही वस्त्र और सामग्री अपने पास रखी जो उनके वानप्रस्थ जीवन के लिए आवश्यक थी। अगले दिन सुबह जब सूर्य की पहली किरण रत्नपुर पर पड़ी, तब राजा विक्रम सिंह और रानी कलावती ने महल छोड़ने की तैयारी की। कार्तिकेय की आंखों में आंसू थे, परंतु वो अपने पिता के संकल्प को जानते थे। राजा ने कार्तिकेय को गले लगाया और अंतिम उपदेश दिया कि कभी भी किसी के बाहरी रूप को देखकर उसके चरित्र का आकलन मत करना। राजा ने अपनी पत्नी कलावती का हाथ थामा और दोनों धीरे धीरे इसी समय सुदूर पश्चिम के एक समृद्ध राज्य सिंहलगढ़ के राजा महेंद्र ने अपनी पुत्री राजकुमारी चंद्रलेखा को रत्नपुर भेजने का प्रस्ताव रखा। राजा महेंद्र चाहते थे कि दोनों राज्यों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध और गहरे हों। कार्तिकेय ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और राजकुमारी के स्वागत के लिए भव्य तैयारियां की गईं। राजकुमारी चंद्रलेखा अत्यंत बुद्धिमती और राजनीति में निपुण मानी जाती थी। जब राजकुमारी चंद्रलेखा का काफिला रत्नपुर की सीमा में प्रविष्ट हुआ, तो स्वयं राजा कार्तिकेय ने उनका स्वागत किया। चंद्रलेखा का रूप अत्यंत तेजस्वी था और उसकी बातों में एक विशेष आकर्षण था। वह अपने साथ अपने राज्य के कई अनुभवी विद्वान और कलाकार भी लेकर आई थी। महल में चंद्रलेखा के रहने के लिए एक अलग अतिथि भवन की व्यवस्था की गई। पहले कुछ दिनों में चंद्रलेखा ने राजा कार्तिकेय के साथ कई राजकीय विषयों पर चर्चा की। कार्तिकेय उसकी तीक्ष्ण बुद्धि और राज्य संचालन के ज्ञान को देखकर अत्यंत प्रभावित हुए। चंद्रलेखा अक्सर कार्तिकेय से उनके पिता और माता के वानप्रस्थ आश्रम के बारे में पूछती थी। उसने ये भी जानने की चेष्टा की कि रत्नपुर के समाज में स्त्रियों को इतनी स्वतंत्रता और अधिकार कैसे मिले। कार्तिकेय उसे बड़े विस्तार से अपने पिता के जीवन के संघर्ष और माता कलावती के त्याग की कहानी सुनाते थे। चंद्रलेखा यह सब बहुत ध्यान से सुनती थी, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। वास्तव में राजकुमारी चंद्रलेखा केवल एक अतिथि बनकर नहीं आई थी, बल्कि उसके पिता ने उसे रत्नपुर की सैन्य शक्ति और गुप्त मार्गों का पता लगाने के लिए भेजा था। गिररात्रि का जब महल के सभी लोग सो रहे थे, तब चंद्रलेखा ने अपनी दासी के वेश में महल के शस्त्रागार की ओर जाने का प्रयास किया। वो जानना चाहती थी कि रत्नपुर के पास कितने दिव्य अस्त्र हैं और उनकी सुरक्षा व्यवस्था कैसी है। कार्तिकेय ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को इतना सुदृढ़ बनाया था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। चंद्रलेखा को मार्ग में ही मुख्य सेनापति विजय सिंह ने देख लिया। सेनापति को संदेह हुआ, लेकिन उन्होंने राजकुमारी का सम्मान रखते हुए उसे केवल टोका और वापस जाने का आग्रह किया। अगले दिन चंद्रलेखा ने अपनी रणनीति बदली। उसने कार्तिकेय के प्रति अपना अनुराग दिखाना शुरू कर दिया। वो चाहती थी कि कार्तिकेय उसके प्रेम पाश में बंध जाए, ताकि वो आसानी से राज्य के रहस्यों तक पहुंच सके। कार्तिकेय को अपने पिता की वो सीख याद थी कि बाहरी रूप और व्यवहार के पीछे अक्सर छल छिपा होता है। उन्होंने चंद्रलेखा के व्यवहार में आए इस अचानक परिवर्तन को भांप लिया। कार्तिकेय ने उसकी गतिविधियों पर गुप्त रूप से नजर रखने के लिए
अपनी महिला गुप्तचरों को तैनात कर दिया। महिला गुप्तचरों ने राजा को सूचना दी कि चंद्रलेखा रात के समय गुप्त संदेश कबूतरों के माध्यम से अपने राज्य भेज रही है। ये जानकर कार्तिकेय को गहरा आघात लगा, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया। वो चाहते थे कि चंद्रलेखा स्वयं अपना अपराध स्वीकार करे। एक दिन कार्तिकेय ने चंद्रलेखा को महल के उसी झरोखे पर बुलाया जहां से पूरा रत्नपुर दिखाई देता था। कार्तिकेय ने उससे कहा कि राजकुमारी, प्रेम और विश्वास के बिना कोई भी संधि स्थायी नहीं होती। उन्होंने वो गुप्त पत्र उसके सामने रख दिया जो उसने अपने पिता को लिखा था। चंद्रलेखा का चेहरा पीला पड़ गया और वो निरुत्तर हो गई। उसने सोचा था कि वो अपनी सुंदरता और बातों से इस युवा राजा को वश में कर लेगी, परंतु उसे नहीं पता था कि कार्तिकेय के संस्कारों में विश्वासघात को पहचानने की शक्ति बचपन से ही समाहित थी। चंद्रलेखा ने घुटने टेक दिए और रोते हुए बताया कि उसके पिता ने उसे बलपूर्वक इस कार्य के लिए भेजा था। उसने स्वीकार किया कि वो अब कार्तिकेय के व्यक्तित्व और उनकी न्यायप्रियता से वास्तव में प्रेम करने लगी है और वो अब अपने पिता का साथ नहीं देना चाहती। कार्तिकेय ने चंद्रलेखा को बंदी बनाने के बजाय उसे क्षमा कर दिया। उन्होंने कहा कि वो प्रतिशोध में विश्वास नहीं रखते, बल्कि हृदय परिवर्तन में विश्वास रखते हैं। कार्तिकेय ने चंद्रलेखा के पिता को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि रत्नपुर मित्रता के लिए हाथ बढ़ाना भी जानता है और शत्रु का दमन करना भी। इस घटना ने चंद्रलेखा को पूरी तरह बदल दिया। उसने निर्णय लिया कि वो अब वापस अपने राज्य नहीं जाएगी, बल्कि रत्नपुर में रहकर ही लोक सेवा करेगी। राजा कार्तिकेय ने इस चुनौती को बहुत ही शांति से सुलझा लिया था। उन्होंने अपनी प्रजा को सिखाया कि बुद्धि और संयम से बड़े युद्ध को टाला जा सकता है। महल में अब फिर से शांति थी, परंतु कार्तिकेय, क्योंकि वह विशाल सेना एक साथ प्रवेश नहीं कर सकती थी, कार्तिकेय ने अपनी रणनीति में पहाड़ों और प्राकृतिक बाधाओं का उपयोग करने की योजना बनाई। युद्ध का बिगुल बज चुका था और रत्नपुर की सीमाओं पर धूल का गुबार उठने लगा था। राजा महेंद्र अपनी सेना के साथ घाटी के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके थे। उन्होंने देखा कि सामने युवा राजा कार्तिकेय अपनी छोटी सी सेना के साथ अडिग खड़े थे। महेंद्र ने उपहास करते हुए कार्तिकेय को आत्मसमर्पण का संदेश भेजा। कार्तिकेय ने उत्तर दिया कि रत्नपुर का राजा केवल धर्म के सामने झुकता है, किसी आतताई के सामने नहीं। इसके साथ ही दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। राजकुमारी चंद्रलेखा ने भी इस युद्ध में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया था। वह युद्ध क्षेत्र के पीछे घायलों की सेवा और रसद की व्यवस्था देख रही थी। वह अपने पिता के विरुद्ध नहीं लड़ना चाहती थी, परंतु वह सत्य और न्याय के पक्ष में खड़ी थी। युद्ध बहुत ही भीषण था। सिंघलगढ़ के हाथियों ने जब आक्रमण किया तो रत्नपुर की सेना में हलचल मच गई। तभी कार्तिकेय ने अपनी विशेष टुकड़ी को आदेश दिया कि वे मशालों और अग्नि बाणों का प्रयोग करें। हाथियों को अग्नि से भय लगा और वे पीछे की ओर अपनी ही सेना को कुचलने लगे। राजा महेंद्र ने जब देखा कि उनकी सेना बिखर रही है तो वे स्वयं हाथी से उतरकर घोड़े पर सवार हुए और कार्तिकेय की ओर बढ़े। पिता और पुत्र समान आयु के इन दो योद्धाओं के बीच द्वंद्व युद्ध शुरू हुआ। महेंद्र अनुभवी थे, परंतु कार्तिकेय के पास युवा ऊर्जा और सत्य का बल था। तलवारों की खनखनाहट से पूरी घाटी गूंज रही थी। कार्तिकेय ने अपनी फुर्ती का परिचय देते हुए महेंद्र की तलवार को हवा में उछाल दिया और उनकी गर्दन पर अपनी तलवार रख दी। पूरी रणभूमि में सन्नाटा छा गया। सिंघलगढ़ के सैनिक अपने राजा को बंदी बनते देख स्तब्ध रह गए। कार्तिकेय ने अपनी तलवार पीछे खींच ली और महेंद्र से कहा कि महाराज, मैं आपको मारना नहीं चाहता क्योंकि आप राजकुमारी चंद्रलेखा के पिता हैं। कार्तिकेय ने कहा कि राजा का कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना होता है, ना कि अपने अहंकार के लिए निर्दोषों का रक्त बहाना। महेंद्र की आंखों में अब क्रोध के स्थान पर पश्चाताप और विस्मय के भाव थे। उन्होंने
उन्होंने देखा कि कार्तिकेय ने उन्हें जीवन दान देकर उनकी आत्मा को जीत लिया था। तभी चंद्रलेखा वहां दौड़ती हुई आई और अपने पिता के चरणों में गिर पड़ी। उसने कहा कि पिताश्री, आपने रत्नपुर को जिस नजर से देखा था वह सत्य नहीं था। आपने यहाँ की करुणा और न्याय को नहीं समझा। महेंद्र ने अपनी पुत्री को उठाया और कार्तिकेय की ओर देखा। उन्होंने अपनी हार स्वीकार की और वचन दिया कि अब से सिंघलगढ़ और रत्नपुर के बीच कभी युद्ध नहीं होगा। यह एक ऐसी विजय थी जो बिना किसी बड़े नरसंहार के प्राप्त की गई थी। कार्तिकेय ने शत्रु सेना को भी सम्मान पूर्वक वापस जाने दिया और घायलों का उपचार अपने राज्य वैद्यों से कराया। इस युद्ध ने कार्तिकेय को पूरे आर्यावर्त में एक महान नायक के रूप में स्थापित कर दिया। जब वे वापस रत्नपुर लौटे तो प्रजा ने उनका स्वागत फूलों की वर्षा से किया। राजा विक्रम सिंह और माता कलावती को जब यह समाचार मिला तो उन्होंने आश्रम में ही ईश्वर का धन्यवाद किया। उन्हें गर्व था कि उनके पुत्र ने शस्त्र और शास्त्र के संतुलन को बनाए रखा था। महल में विजय के उपलक्ष्य में उत्सव मनाया गया। राजा महेंद्र ने संधि के स्वरूप अपनी पुत्री चंद्रलेखा का हाथ कार्तिकेय के हाथ में देने का प्रस्ताव रखा। कार्तिकेय ने अपनी माता और पिता की अनुमति लेकर इस विवाह के लिए अपनी सहमति दी। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि दो महान राज्यों की शत्रुता का अंत था। रत्नपुर का भविष्य अब और भी अधिक सुरक्षित और समृद्ध दिखाई दे रहा था। इधर राजा कार्तिकेय और राजकुमारी चंद्रलेखा का विवाह रत्नपुर के इतिहास की सबसे भव्य घटना बन गई। इस विवाह ने न केवल दो हृदयों को जोड़ा, बल्कि सिंघलगढ़ और रत्नपुर के बीच सदियों पुरानी कड़वाहट को भी समाप्त कर दिया। विवाह की रस्में कई दिनों तक चली, जिसमें पूरे आर्यावर्त के राजा और ऋषि सम्मिलित हुए। राजा विक्रम सिंह और माता कलावती भी अपने आश्रम से इस विशेष अवसर पर आशीर्वाद देने आए। चंद्रलेखा ने राजसीय आभूषणों के साथ साथ रत्नपुर की मर्यादा और संस्कृति को भी सहर्ष स्वीकार किया। विवाह के पश्चात चंद्रलेखा ने राजा कार्तिकेय के साथ मिलकर राज्य के विकास के लिए कई नई योजनाएं बनाई। राजमहल में सुख और शांति का वातावरण था, परंतु नियति ने एक नई परीक्षा की योजना बना रखी थी। विवाह के कुछ ही महीनों बाद रत्नपुर की भूमि पर प्रकृति ताकि श्रमिकों को मजदूरी दी जा सके। राजा और रानी स्वयं भीषण गर्मी में खेतों में जाकर प्रजा का मनोबल बढ़ाते थे। वे देखते थे कि कैसे लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। यह दृश्य कार्तिकेय के हृदय को व्यथित कर देता था। एक दिन जब कार्तिकेय सूखे हुए तालाब की खुदाई का निरीक्षण कर रहे थे, तब उन्हें भूमि के भीतर एक प्राचीन पत्थर का द्वार दिखाई दिया। खुदाई करने वालों ने डर कर काम रोक दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि यह किसी प्रेत आत्मा का निवास हो सकता है। कार्तिकेय ने स्वयं फावड़ा उठाया और उस द्वार को साफ किया। उस द्वार पर कुछ प्राचीन संकेत अंकित थे, जिन्हें केवल एक विद्वान ही पढ़ सकता था। कार्तिकेय ने तुरंत अपने गुरुजी को आश्रम से बुलवाया। गुरुजी ने उन संकेतों को पढ़कर बताया कि यह एक प्राचीन भूमिगत नहर का द्वार है, जो सदियों पहले लुप्त हो गई थी। गुरुजी ने बताया कि इस नहर का संबंध हिमालय से आने वाली एक गुप्त जलधारा से है, जिसे प्राचीन राजाओं ने संकट काल के लिए सुरक्षित रखा था। परंतु इस द्वार को खोलने के लिए एक ऐसी स्त्री और पुरुष की आवश्यकता थी, जिनका मन पूर्णतः निष्पाप हो और जो एक दूसरे पर अटूट विश्वास करते हो। कार्तिकेय और चंद्रलेखा ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने 3 दिनों तक उपवास किया और प्रार्थना की। पूरे राज्य की प्रजा उस द्वार के चारों ओर एकत्र हो गई और सबकी आंखें आशा से भरी थी। जब कार्तिकेय और चंद्रलेखा ने मिलकर उस भारी पत्थर के द्वार पर अपने हाथ रखे और अपनी पूरी शक्ति लगाई, तब एक चमत्कार हुआ। वह विशाल पत्थर धीरे धीरे खिसकने लगा और भीतर से शीतल जल की एक प्रचंड धारा बाहर निकल आई। देखते ही देखते वह सूखा हुआ तालाब जल से भर गया
और वह जलधारा सूखी हुई नदियों की ओर बढ़ने लगी। पूरी प्रजा खुशी से झूम उठी और हर तरफ राजा और रानी की जय जयकार होने लगी। आकाश में भी काले बादल घिर आए और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। प्रकृति का यह संकट टल चुका था, परंतु इसने कार्तिकेय को एक बड़ी सीख दी थी। उन्होंने समझा कि राजा को केवल युद्धों के लिए ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं के लिए भी हमेशा तैयार रहना चाहिए। उन्होंने राज्य में जल संरक्षण के लिए कई नए बांधों और नहरों का निर्माण करवाया। चंद्रलेखा की बुद्धिमानी ने सिद्ध कर दिया कि एक योग्य जीवन साथी राज्य के लिए सबसे बड़ी शक्ति होती है। राजा विक्रम सिंह ने जब यह सुना तो वे अत्यंत गर्वित हुए कि उनके पुत्र ने अपने पुरुषार्थ और रानी के सहयोग से राज्य को विनाश से बचा लिया। अकाल के बाद रत्नपुर की भूमि पहले से भी अधिक उपजाऊ हो गई। प्रजा अब राजा और रानी को साक्षात देवी देवता के समान पूजने लगी थी। परंतु इसी खुशहाली के बीच सुदूर उत्तर से एक नए और अनजान शत्रु के आने की आहट सुनाई देने लगी थी, जो गुप्त विद्याओं और काले जादू का झाता था। कार्तिकेय को अब इस नई और अदृश्य चुनौती का सामना करना था, जो तलवारों से नहीं बल्कि बुद्धि और आत्मबल से जीती जा सकती थी। इधर अकाल की विभीषिका समाप्त हो चुकी थी और रत्नपुर की नदियां फिर से कलकल करती बह रही थी। प्रजा सुख की नींद सो रही थी, परंतु राजा कार्तिकेय के मन में एक अनजाना भय घर कर रहा था। पिछले कुछ दिनों से राज्य के उत्तर की ओर से आने वाले यात्रियों ने अजीब और गरीब कहानियां सुनानी शुरू की थी। यात्रियों का कहना था कि उत्तर के पर्वतों में एक अत्यंत भयानक तांत्रिक ने अपना डेरा जमाया है। वह तांत्रिक, जिसका नाम काल भैरव था, वह अपनी काली विद्याओं के बल पर वन्य जीवों और मनुष्यों को अपने वश में कर रहा था। धीरे धीरे सीमावर्ती गांवों के लोग गायब होने लगे थे और जो वापस आते थे वे अपनी सुध बुद्ध खो चुके होते थे। एक रात्रि जब राजा कार्तिकेय अपने कक्ष में सो रहे थे, तब उन्हें एक अत्यंत डरावना स्वप्न आया। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक विशाल काला धुआं उनके महल को चारों ओर से घेर रहा है और रानी चंद्रलेखा उस धुएं में विलीन होती जा रही हैं। राजा घबराकर उठ बैठे और उन्होंने देखा कि बाहर का वातावरण अचानक बहुत ठंडा हो गया था। उन्होंने झरोखे से बाहर देखा तो पाया कि आसमान में चंद्रमा का रंग रक्त जैसा लाल हो गया था। कार्तिकेय समझ गए कि यह कोई प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि किसी शक्तिशाली तांत्रिक का प्रहार है। अगले दिन सुबह राज दरबार में एक विचित्र घटना घटी। एक सैनिक दरबार के बीचों बीच आया और अचानक हंसने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी और वह किसी दूसरी भाषा में कुछ बुदबुदा रहा था। उसने राजा की ओर इशारा करते हुए कहा कि रत्नपुर का विनाश निकट है और काल भैरव का साम्राज्य आने वाला है। इतना कहकर वह सैनिक वहीं ढेर हो गया। राजवैद्य ने जांच की तो पता चला कि उसके शरीर में कोई प्राण, परंतु कार्तिकेय का आत्मबल और चंद्रलेखा का बुद्धि कौशल हर बाधा को पार कर लेता था। जैसे जैसे वे उत्तर की ओर बढ़े, ठंड असहनीय होती गई। पर्वतों की चोटियों पर पहुंचकर उन्हें वह गुफा दिखाई दी जिससे नीली रोशनी निकल रही थी। गुफा के प्रवेश द्वार पर काल भैरव के भेजे हुए प्रेत पहरा दे रहे थे। कार्तिकेय ने अपनी पवित्र तलवार से उन प्रेतों का संहार किया। गुफा के भीतर पहुंचते ही उन्हें वह दिव्य नाग दिखाई दिया जो मणि की रक्षा कर रहा था। वह नाग अत्यंत विशाल और तेजस्वी था। नाग ने कार्तिकेय को चेतावनी दी कि यदि उनके मन में तनिक भी स्वार्थ या अशुद्धि हुई तो वह उन्हें भस्म कर देगा। कार्तिकेय ने हाथ जोड़कर नागदेव से प्रार्थना की और अपनी प्रजा के दुखों का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि वे यह मणि स्वयं के लिए नहीं बल्कि धर्म की रक्षा के लिए चाहते हैं। नागदेव कार्तिकेय की सत्य निष्ठा से प्रसन्न हुए और उन्होंने मार्ग दे दिया। जैसे ही कार्तिकेय ने रुद्रमणि को अपने हाथ में लिया,
पूरी गुफा एक अलौकिक प्रकाश से भर गई। उसी समय उन्हें दूर से काल भैरव की भयानक गर्जना सुनाई दी। तांत्रिक को पता चल गया था कि उसकी शक्ति का अंत निकट है। कार्तिकेय और चंद्रलेखा मणि लेकर वापस रत्नपुर की ओर दौड़े। उन्हें पता था कि काल भैरव अब सीधा आक्रमण करेगा। जब वे नगर के समीप पहुंचे तो उन्होंने देखा कि काल भैरव ने नगर के चारों ओर एक काली दीवार खड़ी कर दी थी, जिससे कोई बाहर नहीं निकल सकता था। नगर के भीतर लोग बीमार पड़ रहे थे और पशु मर रहे थे। कार्तिकेय ने मणि को अपनी ढाल पर स्थापित किया और उस काली दीवार की ओर बढ़े। मणि के तेज ने उस काली माया को वैसे ही काट दिया जैसे सूर्य का प्रकाश अंधकार को काटता है। काल भैरव अब साक्षात उनके सामने था। वह हवा में उड़ रहा था और उसके चारों ओर खोपड़ियों की मालाएं घूम रही थी। उसने कार्तिकेय पर अपनी काली ऊर्जा से प्रहार किया। कार्तिकेय ने मणि का तेज उसकी ओर मोड़ दिया। दोनों शक्तियों के बीच भयंकर टकराव हुआ। चंद्रलेखा ने उसी समय एक पवित्र मंत्र का उच्चारण किया, जिससे काल भैरव की एकाग्रता भंग हो गई। कार्तिकेय ने अवसर पाकर अपनी तलवार तांत्रिक के हृदय के पार कर दी। एक भयानक चीख के साथ काल भैरव धुएं में बदल गया और सदा के लिए लुप्त हो गया। राज्य में फिर से प्रकाश फैल गया। जो लोग अपनी सुध बुध खो चुके थे वे फिर से सामान्य हो गए। प्रजा ने अपने राजा और रानी की इस साहसिक यात्रा की सराहना की। कार्तिकेय ने उस मणि को महल के मंदिर में स्थापित कर दिया ताकि वह भविष्य में भी राज्य की रक्षा करती रहे। राजा को अब समझ आ गया था कि संसार में केवल स्थूल शत्रु ही नहीं होते, बल्कि सूक्ष्म और मायावी शत्रु भी होते हैं, जिनसे लड़ने के लिए आत्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है। इधर काल भैरव के विनाश के पश्चात रत्नपुर में शांति लौट आई थी, परंतु राजा कार्तिकेय के लिए नियति ने एक ऐसी कठिन परीक्षा रची थी जिसने उनके हृदय और राजधर्म के बीच युद्ध छेड़ दिया था। राजा के दरबार में एक दिन एक वृद्ध किसान विलाप करता हुआ आया। उसने आरोप लगाया कि उसके इकलौते पुत्र की हत्या वन में बहुत ही निर्दयता से कर दी गई है। किसान ने बताया कि उसने स्वयं राजसी वस्त्र पहने एक युवक को खून से सनी तलवार लेकर वहां से भागते देखा था। कार्तिकेय ने तुरंत सेनापति को गहन जांच के आदेश दिए। सेनापति ने जब जांच पूरी की तो उनके चेहरे पर भय और चिंता के भाव थे। उन्होंने एकांत में राजा को बताया कि उस हत्या के स्थान पर राजकुमार आदित्य की अंगूठी और उनका निजी उत्तरीय मिला है। राजकुमार आदित्य राजा कार्तिकेय के चचेरे भाई थे और उन्हें राजा पुत्र के समान प्रेम करते थे। आदित्य बचपन से ही थोड़े चंचल और क्रोधी स्वभाव के थे, परंतु किसी की हत्या करेंगे इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। नगर के कुछ चश्मदीद गवाहों ने भी पुष्टि की कि उस दिन आदित्य क्रोध में वन की ओर गए थे। राजा कार्तिकेय का हृदय कांप उठा। एक तरफ उनके परिवार का मान था और दूसरी तरफ एक गरीब किसान का न्याय था। रानी चंद्रलेखा ने राजा की मनोदशा को भांप लिया और कहा कि महाराज, एक शासक का सिंहासन रक्त संबंधों से ऊंचा होता है। राजा ने भारी मन से आदित्य को दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। आदित्य ने दरबार में आकर अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से नकार दिया। उसने कहा कि वह उस दिन वन में अवश्य था, परंतु उसने किसी की हत्या नहीं की और उसकी अंगूठी वहां कैसे पहुंची उसे इस बात का ज्ञान नहीं है। गवाहों और साक्ष्यों की प्रबलता के कारण न्याय के सिद्धांत आदित्य को दोषी ठहरा रहे थे। मंत्रियों ने सलाह दी कि राजकुमार को बचाने के लिए साक्ष्यों को दबा दिया जाए, क्योंकि ताकि राजा अपने ही भाई को दंड दे और राज परिवार में फूट पड़ जाए। हत्या वास्तव में एक भाड़े के सैनिक ने की थी, जिसे उस दासी ने ही निर्देश दिए थे। यह सत्य जानकर कार्तिकेय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तुरंत आदित्य को कारागार से मुक्त कराया और सार्वजनिक रूप से उससे क्षमा मांगी।
राजा ने उस अपराधी सैनिक और षड्यंत्रकारी दासी को मृत्युदंड दिया, परंतु इस घटना ने कार्तिकेय को भीतर से झकझोर दिया था। उन्हें समझ आया कि न्याय केवल साक्ष्यों पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके पीछे की मंशा और सूक्ष्म रहस्यों को भी देखना अनिवार्य है। आदित्य ने अपने बड़े भाई की व्यवस्था को समझा और उन्हें गले लगा लिया। राजा कार्तिकेय ने इस भूल के प्रायश्चित के लिए 7 दिनों का मौन व्रत धारण किया। उन्होंने प्रजा को संबोधित करते हुए कहा कि न्याय करते समय मनुष्य से भूल हो सकती है, परंतु उस भूल को स्वीकार करना ही असली धर्म है। इस घटना के बाद राजा की न्याय प्रियता की चर्चा पड़ोसी राज्यों में भी होने लगी। लोगों ने देखा कि राजा ने अपने भाई को दंड देने में संकोच नहीं किया और सत्य सामने आने पर झुकने में भी संकोच नहीं किया। इधर राजकुमार आदित्य के निर्दोष सिद्ध होने के पश्चात राजा कार्तिकेय के न्याय की चर्चा स्वर्ग तक पहुंच गई थी। कहा जाता है कि जब किसी राजा की कीर्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है, तब नियति स्वयं उसकी अंतिम परीक्षा लेती है। एक दोपहर जब सूर्य अपने पूरे तेज पर था, तब रत्नपुर की सीमाओं पर एक अत्यंत तेजस्वी परंतु क्रोधी स्वभाव वाले ऋषि का आगमन हुआ। वे कोई और नहीं बल्कि महर्षि दुर्वासा थे, जो अपने कठोर तप और शीघ्र क्रोधित होने के लिए विख्यात थे। ऋषि के साथ उनके सैकड़ों शिष्य भी थे, जो भूख और प्यास से व्याकुल थे। जैसे ही राजा कार्तिकेय को ऋषि दुर्वासा के आगमन का समाचार मिला, वे नंगे पैर दौड़ते हुए नगर के मुख्य द्वार पर पहुंचे। राजा ने ऋषि के चरणों को जल से धोया और उन्हें ससम्मान राजमहल में लेकर आए। रानी चंद्रलेखा ने स्वयं ऋषि और उनके शिष्यों के लिए विश्राम और भोजन की व्यवस्था की। ऋषि दुर्वासा ने राजा की ओर तीक्ष्ण दृष्टि से देखा और कहा कि राजन, हम बहुत भूखे हैं और हमें इसी क्षण ऐसा भोजन चाहिए जो आज से पहले किसी ने ना चखा हो, और यदि भोजन में तनिक भी विलंब हुआ तो मैं तुम्हारे संपूर्ण राज्य को भस्म कर दूंगा। यह सुनकर महल के रसोइये और मंत्री भय से कांपने लगे। ऋषि की शर्त बहुत कठिन थी, क्योंकि उन्हें ऐसा भोजन चाहिए था जो अद्वितीय हो। रानी चंद्रलेखा ने धैर्य नहीं खोया और उन्होंने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया। उन्होंने रसोई में जाकर कंदमूल और औषधियों के मिश्रण से एक विशेष दिव्य पेय और पकवान तैयार किया, जिसे उन्होंने अमृत कलश का नाम दिया। जब यह भोजन ऋषि के सामने परोसा गया तो उसकी सुगंध मात्र से ऋषि का क्रोध शांत होने लगा। ऋषि ने जब उसे चखा तो वे उसकी मधुरता और नवीनता से अत्यंत तृप्त हुए। भोजन के पश्चात ऋषि दुर्वासा ने राजा कार्तिकेय से एक और विचित्र मांग की। उन्होंने कहा कि वे विश्राम करना चाहते हैं और राजा स्वयं उनके पैर दबाए, जबकि रानी चंद्रलेखा को उनके शिष्यों की सेवा में सारी रात जागना होगा। यह एक राजा और रानी के आत्मसम्मान की परीक्षा थी। कार्तिकेय और चंद्रलेखा ने बिना किसी संकोच के इसे स्वीकार कर लिया। पूरी रात राजा ऋषि के चरणों की सेवा करते रहे और रानी शिष्यों की सुख सुविधा का ध्यान रखती रही। जब सुबह की पहली किरण फूटी, तब ऋषि दुर्वासा अपनी निद्रा से जागे। उन्होंने देखा कि राजा और रानी थकान से चूर थे, परंतु उनके चेहरे पर सेवा का संतोष था। ऋषि दुर्वासा ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा कि राजन, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। उन्होंने बताया कि उन्होंने सुना था कि कार्तिकेय केवल शस्त्र और शास्त्र में निपुण है, परंतु आज उन्होंने देख लिया कि कार्तिकेय के भीतर अहंकार का लेश मात्र भी नहीं है। ऋषि ने राजा को वरदान दिया कि रत्नपुर पर कभी भी अकाल या महामारी का प्रकोप नहीं होगा। ऋषि ने रानी चंद्रलेखा को भी आशीर्वाद दिया कि उनकी बुद्धि सदैव राज्य की रक्षा करेगी। प्रस्थान करते समय ऋषि ने कार्तिकेय को एक विशेष दिव्य शंख प्रदान किया और कहा कि जब भी राज्य पर कोई ऐसा संकट आए जिसका समाधान मनुष्य के पास ना हो, तब इस शंख को बजाना। राज्य के जाने के बाद राजा ने चैन की सांस ली। उन्हें समझ आया कि
एक शासक को केवल न्याय प्रिय ही नहीं बल्कि विनम्र और सेवा भावी भी होना चाहिए। प्रजा ने जब देखा कि उनके राजा ने एक महान ऋषि को संतुष्ट कर दिया है तो उनका विश्वास राजा पर और भी दृढ़ हो गया। राजा विक्रम सिंह को जब यह समाचार सेनापति विजय सिंह ने बताया कि हमारे पास थल सेना तो बहुत शक्तिशाली है, परंतु समुद्र में युद्ध करने का हमें कोई विशेष अनुभव नहीं है। रानी चंद्रलेखा ने सुझाव दिया कि हमें लकड़ी के साधारण जहाजों के स्थान पर लोहे की चादरों से ढके मजबूत जहाजों का निर्माण करना होगा। राजा ने बिना विलंब किए राज्य के सबसे कुशल शिल्पकारों और लोहारों को इस कार्य में लगा दिया। इसी बीच एक रात्रि जब कार्तिकेय समुद्र तट पर टहल रहे थे तब उन्हें लहरों के बीच एक घायल युवक मिला। वह युवक सुदूर दक्षिण के एक द्वीप का राजकुमार था जिसका राज्य उस जल राक्षस ने पूरी तरह नष्ट कर दिया था। उसने बताया कि वह कोई साधारण जीव नहीं बल्कि एक प्राचीन समुद्री दैत्य है जिसे एक दुष्ट तांत्रिक ने बलि देकर जागृत किया है। उस राजकुमार ने एक गुप्त रहस्य बताया कि उस राक्षस की शक्ति उसकी आंखों में छिपी है और उसे केवल एक विशेष विषैले बाण से ही मारा जा सकता है जो केवल सर्प द्वीप पर मिलता है। कार्तिकेय ने स्वयं समुद्री अभियान का नेतृत्व करने का निर्णय लिया। उन्होंने 3 विशाल जहाजों का एक बेड़ा तैयार किया जिसे वरुण वाहिनी का नाम दिया गया। इन जहाजों पर बड़ी बड़ी गुलेलें और अग्नि यंत्र लगाए गए थे। रानी चंद्रलेखा ने राजा को सर्प द्वीप के मार्ग का नक्शा प्रदान किया जिसे उन्होंने प्राचीन ग्रंथों से खोजा था। कार्तिकेय के साथ उनके सबसे साहसी सैनिक थे जो समुद्र की लहरों से लड़ने के लिए तैयार थे। जैसे ही जहाज गहरे समुद्र में पहुंचे मौसम ने अपना रुख बदल लिया। ऊंची ऊंची लहरें जहाजों से टकराने लगी और आकाश में बिजली कड़कने लगी। अचानक समुद्र के भीतर से एक भयानक गर्जना हुई और वह जल राक्षस प्रकट हुआ। उसका आकार किसी पहाड़ जैसा था और उसकी भुजाएं जहाजों को तिनके की तरह तोड़ने लगी। कार्तिकेय ने साहस का परिचय देते हुए अपने सैनिकों को अग्नि बाण चलाने का आदेश दिया। अग्नि के संपर्क में आते ही राक्षस और भी अधिक क्रोधित हो गया। उसने कार्तिकेय के मुख्य जहाज पर अपनी विशाल भुजा से प्रहार किया जिससे जहाज एक ओर झुक गया। कार्तिकेय ने अपनी ढाल से स्वयं को बचाया और उस विशेष विषैले बाण को निकाला जो उन्होंने सर्प द्वीप से प्राप्त किया था। राक्षस ने जैसे ही अपना मुख खोला और अपनी दहकती हुई आंखें कार्तिकेय की ओर की वैसे ही राजा ने निशाना साधकर वह बाण छोड़ दिया। बाण सीधे राक्षस की बाई आंख में जा धंसा। एक विदारक चीख के साथ समुद्र का पानी लाल हो गया। राक्षस छटपटाने लगा और उसकी पकड़ जहाजों पर ढीली पड़ गई। कार्तिकेय ने दूसरा बाण उसकी दूसरी आंख पर मारा। वह विशालकाय दैत्य धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों में समाने लगा। उसके मरते ही समुद्र शांत हो गया और बादलों के बीच से सूर्य की किरणें दिखाई देने लगी। इस विजय के साथ ही रत्नपुर के व्यापारिक मार्ग फिर से सुरक्षित हो गए। राजा जब वापस लौटे तो उनका स्वागत एक महान विजेता की तरह किया गया। कार्तिकेय ने अनुभव किया कि एक राजा की दृष्टि केवल अपनी सीमाओं तक ही नहीं बल्कि अनंत समुद्र तक भी होनी चाहिए। उन्होंने रत्नपुर में एक स्थायी नौसेना केंद्र की स्थापना की और नाविकों को विशेष प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की। इस घटना ने सिद्ध कर दिया कि कार्तिकेय केवल एक भूमि के राजा नहीं बल्कि जल और थल दोनों के स्वामी बन चुके हैं। रानी चंद्रलेखा ने इस विजय के उपलक्ष्य में समुद्र तट पर एक विशाल विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। प्रजा के मन में अब यह विश्वास गहरा हो गया था कि जब तक कार्तिकेय उनके राजा है तब तक कोई भी संकट उन्हें पराजित नहीं कर सकता। परंतु इसी सुखद समय में राजमहल से एक और मंगलकारी समाचार आया जिसने राजा के उत्तरदायित्वों को एक नई दिशा देने वाली थी। इधर समुद्र पर विजय प्राप्त करने के पश्चात रत्नपुर की कीर्ति चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। राजा कार्तिकेय ने न केवल अपनी वीरता सिद्ध की थी
बल्कि अपनी प्रजा के हृदय में एक रक्षक के रूप में स्थान बना लिया था। इसी सुखद समय में राजमहल के भीतर एक अत्यंत हर्षोल्लास का समाचार गूंजा। रानी चंद्रलेखा गर्भवती थी और रत्नपुर को अपना नया उत्तराधिकारी मिलने वाला था। यह समाचार सुनते ही पूरे नगर में उत्सव की लहर दौड़ गई। राजा कार्तिकेय के लिए यह क्षण भावुकता से भरा था, क्योंकि उन्हें अपने पिता राजा विक्रम सिंह और माता कलावती की याद आ रही थी। राजा ने तुरंत एक संदेशवाहक को अपने माता पिता के पास वन के आश्रम में भेजा। कुछ ही दिनों बाद वृद्ध राजा विक्रम सिंह और माता कलावती राजमहल पहुंचे। वर्षों बाद अपने पुत्र और बहू को देखकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। राजा विक्रम सिंह ने देखा कि कार्तिकेय ने उनके द्वारा दी गई हर सीख को जीवन में उतारा है। माता कलावती ने चंद्रलेखा कार्तिकेय ने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति एक अजन्मे बालक और राज्य के भविष्य के साथ द्रोह कर सकता है वह दया का पात्र नहीं है। माता कलावती ने राजा को समझाया कि महल में अब सुरक्षा और भी कड़ी करनी होगी। उन्होंने सुझाव दिया कि रानी को कुछ समय के लिए उसी पवित्र वन के आश्रम में ले जाना चाहिए जहां का वातावरण शुद्ध और आध्यात्मिक है। राजा कार्तिकेय ने इस सुझाव को मान लिया। रानी चंद्रलेखा को कड़ी सुरक्षा के बीच आश्रम ले जाया गया। वहां की शांति और ऋषियों के मंत्रों ने रानी के मन को बहुत शांति प्रदान की। राजा स्वयं प्रतिदिन राजकाज निपटाकर आश्रम जाते और रानी के साथ समय बिताते थे। एक अत्यंत शुभ नक्षत्र और मंगलकारी घड़ी में रानी चंद्रलेखा ने एक स्वस्थ और ओजस्वी पुत्र को जन्म दिया। बालक के जन्म के समय आकाश में इंद्रधनुष दिखाई दिया और शीतल पवन चलने लगी। पूरे रत्नपुर में मिठाइयां बांटी गईं और 7 दिनों तक दीप जलाए गए। बालक का नामकरण संस्कार आश्रम में ही ऋषि मुनियों की उपस्थिति में हुआ। बालक का नाम वीर विक्रम रखा गया, जो उनके दादा के नाम की स्मृति और वीरता का प्रतीक था। राजा विक्रम सिंह ने अपने पौत्र को अपनी गोद में लिया और उसके मस्तक पर तिलक लगाया। उन्होंने कार्तिकेय से कहा कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है, क्योंकि तुम्हें केवल एक राज्य ही नहीं बल्कि एक आदर्श पिता की भूमिका भी निभानी है। कार्तिकेय ने बालक वीर विक्रम के कानों में धर्म और सत्य के बीज मंत्र कहे। रानी चंद्रलेखा की आंखों में मातृत्व की चमक थी और वो अपने पुत्र के माध्यम से रत्नपुर के उज्जवल भविष्य को देख रही थी। उत्सव समाप्त होने के बाद जब पूरा परिवार वापस महल लौटा तो प्रजा ने अपने छोटे राजकुमार का स्वागत पलके बिछाकर किया। राजा कार्तिकेय ने अनुभव किया कि एक संतान का सुख किसी भी साम्राज्य की विजय से बड़ा होता है। उन्होंने बालक के आगमन की खुशी में राज्य के सभी कर 1 वर्ष के लिए माफ कर दिए और शिक्षा के लिए नए केंद्र खुलवाए। परंतु नियति का चक्र फिर से घूमने वाला था, क्योंकि सुदूर उत्तर की सीमाओं पर एक अज्ञात सेना के जमा होने की सूचना मिलने लगी थी, जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। इधर बालक वीर विक्रम के आगमन से रत्नपुर के महल में जैसे साक्षात लक्ष्मी का वास हो गया था। समय अपनी मंद गति से बीत रहा था और छोटा राजकुमार अब घुटनों के बल चलने लगा था। उसकी आंखों में अपने पिता कार्तिकेय जैसी चमक और दादा विक्रम सिंह जैसी गंभीरता झलकती थी। रानी चंद्रलेखा स्वयं बालक की शिक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखती थी। उन्होंने राजकुमार के लिए विशेष धाय और गुरुओं की नियुक्ति की थी, जो उन्हें बचपन से ही नीति शास्त्र के श्लोक सुनाते थे। राजा कार्तिकेय अपने पुत्र को देखकर अपनी सारी थकान भूल जाते थे, परंतु राजधर्म उन्हें विश्राम की अनुमति नहीं देता था। इसी सुखद समय के बीच उत्तर की बर्फीली सीमाओं से एक अत्यंत विचलित करने वाला समाचार प्राप्त हुआ। गुप्तचरों ने सूचना दी कि उत्तर के अगम्य पर्वतों के पार से एक नई और क्रूर शक्ति हूण कबीले के रूप में उभर रही है। इस कबीले का सरदार तोरमान था, जो अपनी निर्दयता और अजय घुड़सवार सेना के लिए जाना जाता था। हूणों का उद्देश्य केवल राज्य जीतना नहीं था, बल्कि वे जिस भी नगर से गुजरते थे
उसे पूरी तरह जलाकर राख कर देते थे। उन्होंने पड़ोसी छोटे राज्यों को नष्ट कर दिया था और अब उनकी गिद्ध दृष्टि रत्नपुर की समृद्धि पर टिकी थी। राजा कार्तिकेय ने तुरंत युद्ध परिषद की आपात बैठक बुलाई। सेनापति विजय सिंह अब वृद्ध हो चुके थे, परंतु उनके अनुभव का कोई सानी नहीं था। उन्होंने बताया कि हूनों की युद्ध कला हमसे बिल्कुल भिन्न है। वे बिजली की गति से आक्रमण करते हैं और पहाड़ों से अचानक प्रकट होकर तबाही मचाते हैं। कार्तिकेय ने निर्णय लिया कि वे अपनी सेना को केवल किलों की रक्षा तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि शत्रु को सीमा पर ही रोकेंगे। राजा ने अपनी गुप्तचर व्यवस्था को और भी तीव्र कर दिया ताकि शत्रु की हर हलचल का पता चल सके। रानी चंद्रलेखा ने इस संकट के समय अपनी बुद्धिमानी का एक और परिचय दिया। उन्होंने राजा को सुझाव दिया कि हमें केवल बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि उन कबीलों के बीच फूट डालनी चाहिए जो हूनों के साथ जबरन जुड़े हुए हैं। रानी ने स्वयं कुछ निपुण महिला गुप्तचरों को हूनों के शिविरों में भेजा ताकि वहां की आंतरिक कलह का लाभ उठाया जा सके। इधर छोटे राजकुमार वीर विक्रम को अब शस्त्रों से लगाव होने लगा था। वो खिलौने के स्थान पर लकड़ी की छोटी तलवार से खेलता था, जिसे देखकर राजा विक्रम सिंह मुस्कुराते हुए कहते थे कि ये बालक एक दिन आर्यावर्त। रानी चंद्रलेखा ने नगर की स्त्रियों को संगठित किया और उन्हें आत्मरक्षा की शिक्षा देने लगी। उन्होंने महल के भीतर एक गुप्त कक्ष का निर्माण करवाया, जहां संकट के समय बच्चों और वृद्धों को सुरक्षित रखा जा सके। वीर विक्रम अब 4 वर्ष के हो चुके थे और वे अपने पिता को कवच पहनते हुए बड़े ध्यान से देखते थे। कार्तिकेय ने अपने पुत्र के माथे पर तिलक लगाया और कहा कि यदि मैं वापस ना आऊं तो तुम इस राज्य की मर्यादा की रक्षा करना। उत्तर की पहाड़ियों पर अब मशालों की रोशनी दिखाई देने लगी थी। हूनों की विशाल सेना टिड्डियों की भांति रत्नपुर की ओर बढ़ रही थी। आकाश में चील और गिद्ध मंडराने लगे थे, जो आने वाले भीषण नरसंहार का संकेत दे रहे थे। राजा कार्तिकेय ने अपने पूर्वजों का स्मरण किया और अपनी सेना को संबोधित करते हुए कहा कि आज हमारी परीक्षा की घड़ी है। उन्होंने नारा दिया कि हम मिट जाएंगे पर झुकेंगे नहीं। रत्नपुर की सेना ने एक स्वर में जयघोष किया, जिससे पहाड़ियां गूंज उठी। इधर उत्तर की पहाड़ियों की तलहटी में स्थित कुरुक्षेत्र मैदान अब एक विशाल शमशान की भांति प्रतीत हो रहा था। एक ओर हूनों की काली घटा जैसी विशाल सेना थी, जिसके घोड़ों की हिनहिनाहट और नगारों की थाप से धरती कांप रही थी। दूसरी ओर राजा कार्तिकेय के नेतृत्व में रत्नपुर की अनुशासित और धर्मनिष्ठ सेना गरुड़ व्यूह बनाकर खड़ी थी। हवा में बारूद और पसीने की गंध घुल चुकी थी। तोरमान अपने ऊंचे काले घोड़े पर सवार होकर अपनी सेना का उत्साह बढ़ा रहा था। उसने जैसे ही अपनी तलवार हवा में लहराई, हजारों हून घुड़सवार चीखते हुए रत्नपुर की सेना पर टूट पड़े। वहां जब हून समीप आए तो कार्तिकेय ने संकेत दिया और पहाड़ियों के ऊपर छिपे हुए रत्नपुर के धनुर्धरों ने जलते हुए बाणों की वर्षा कर दी। आकाश अग्नि के तीरों से भर गया। हूनों के घोड़े आग देखकर बिदकने लगे और अपनी ही सेना को कुचलने लगे। ये देख तोरमान तिलमिला उठा और उसने अपने विशेष गजदल हाथियों की सेना को आगे बढ़ने का आदेश दिया। युद्ध के मध्य में राजा कार्तिकेय साक्षात महाकाल का रूप धारण किए हुए थे। उनकी तलवार जिधर घूमती वहां हूनों के सिर गाजर मूली की भांति कट कर गिरते। तभी तोरमान और कार्तिकेय का आमना सामना हुआ। तोरमान ने अट्टहास करते हुए कहा, युवा राजा, आज तुम्हारी वीरता का अंत होगा। उसने एक भारी गदा से कार्तिकेय पर प्रहार किया। कार्तिकेय ने अपनी ढाल पर उस प्रहार को झेला, जिससे ढाल के टुकड़े टुकड़े हो गए। राजा ने बिना विचलित हुए अपनी मान से अपने पूर्वजों की दिव्य तलवार निकाली और बिजली की गति से तोरमान के घोड़े की टांगे काट दी। तोरमान भूमि पर गिर पड़ा, परंतु वो एक मंझा हुआ योद्धा था। वो तुरंत उठा और अपनी 2 धारी तलवार से कार्तिकेय पर वार करने लगा। दोनों के बीच ऐसा द्वंद्व हुआ
जैसा आर्यावर्त ने सदियों से नहीं देखा था। इधर रानी चंद्रलेखा ने महल की सुरक्षा संभाल रखी थी। उन्होंने गुप्तचरों के माध्यम से हूणों के रसद भंडार, भोजन और हथियार का पता लगाया और अपनी एक छोटी टुकड़ी भेजकर उनमें आग लगवा दी। शत्रु सेना के पास अब न भोजन बचा था और ना ही अतिरिक्त हथियार। रणभूमि में कार्तिकेय ने तोरमान को थका दिया था। जैसे ही तोरमान का पैर एक ढीली मिट्टी पर पड़ा और उसका संतुलन बिगड़ा, कार्तिकेय ने अपनी तलवार उसके कंठ के पार कर दी। तोरमान की मृत्यु होते ही हूण सेना में भगदड़ मच गई। जो हूण कल तक अजय होने का दावा कर रहे थे, वे आज अपने प्राण बचाने के लिए उत्तर की पहाड़ियों की ओर भागने लगे। रत्नपुर की सेना ने हर हर महादेव के जयघोष से आकाश गुंजा दिया। विजय प्राप्त करने के बाद कार्तिकेय ने अपनी सेना को आदेश दिया कि वे भागते हुए शत्रु पर पीछे से वार ना करें, क्योंकि ये राजधर्म के विरुद्ध है। राजा स्वयं घायल अवस्था में थे, परंतु उन्होंने सबसे पहले अपने शहीद सैनिकों के अंतिम संस्कार और घायलों के उपचार की व्यवस्था की। जब वे वापस रत्नपुर लौटे तो उनके शरीर पर लगे घाव उनकी वीरता की गाथा गा रहे थे। रानी चंद्रलेखा और माता कलावती ने आरती उतारकर उनका स्वागत किया। नन्हे वीर विक्रम ने अपने पिता की रक्त रंजित तलवार को बड़े गर्व से छुआ। इस युद्ध ने रत्नपुर को केवल सुरक्षित ही नहीं किया, बल्कि उसे आर्यावर्त का रक्षक बना दिया। राजा विक्रम सिंह ने अपने पुत्र को गले लगाकर कहा, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम केवल मेरे उत्तराधिकारी नहीं, बल्कि धर्म के सच्चे ध्वजवाहक हो। रत्नपुर अब एक अजय साम्राज्य बन चुका था, परंतु इस महायुद्ध के बाद राजा कार्तिकेय के मन में एक नया विचार जन्म लेने लगा था। वे समझ गए थे कि युद्ध अंतिम समाधान नहीं है और अब उन्हें अखंड भारत। गुरुदेव ने कार्तिकेय और चंद्रलेखा को आशीर्वाद देते हुए कहा कि राजन, इस यात्रा का प्रारंभिक संशय और धोखे से हुआ था, लेकिन इसका अंत अटूट विश्वास और धर्म की स्थापना पर हो रहा है। तुमने सिद्ध कर दिया कि स्त्री और पुरुष जब एक दूसरे के पूरक बनते हैं, तभी सृष्टि का कल्याण संभव है। राजा कार्तिकेय ने अपना मुकुट गुरुदेव के चरणों में रख दिया। उन्होंने घोषणा की कि अब से वे राजा के रूप में नहीं, बल्कि प्रजा के सेवक के रूप में शासन करेंगे। उन्होंने वीर विक्रम को विधिवत युवराज घोषित किया और रानी चंद्रलेखा को राजमाता का सम्मान देते हुए शासन में बराबर का अधिकार दिया। कुछ समय पश्चात राजा कार्तिकेय ने अपने पिता विक्रम सिंह और माता कलावती की भांति स्वयं भी राजपाट त्याग कर आध्यात्मिक यात्रा पर जाने का निश्चय किया। उन्होंने वीर विक्रम को सिंहासन पर बैठाया और चंद्रलेखा से कहा कि प्रिय, हमने अपना कर्तव्य पूर्ण किया। अब समय है उस परम सत्य की खोज का, जहां ना कोई राजा है, ना कोई प्रजा। रत्नपुर की वो कहानी जो एक रानी के विश्वासघात और एक राजा के क्रोध से शुरू हुई थी, वो एक महान साम्राज्य के उदय और प्रेम के शुद्धतम स्वरूप पर समाप्त हुई। राजा विक्रम सिंह ने जहां वैराग्य पाया, वहीं कार्तिकेय ने कर्मयोग का मार्ग दिखाया। रानी कलावती ने करुणा का आदर्श प्रस्तुत किया, तो चंद्रलेखा ने बुद्धिमानी और निष्ठा का। आज भी रत्नपुर के खंडहरों में वो विजय स्तंभ खड़ा है, जो आने वाली पीढ़ियों को ये याद दिलाता है कि विश्वास की नींव पर खड़ा साम्राज्य ही अमर होता है।